हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है इंडियन डिफेंस फोर्सेस। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में हमें बहुत कम पता होता है और इसका कारण ये है कि हम अपनी जो थोड़ी सी नॉलेज हमें पता होती है न्यूज़ चैनल वगैरह से, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं और हमें डीप नॉलेज नहीं होती कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस क्या होते हैं, कौन से मंत्रालय के अधीन होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनका ध्येय वाक्य क्या होता है और भी बहुत सारी अंदरूनी जानकारी हमें नहीं पता होती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस। देखो, पहले मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर दूं, कंसेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं भाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्या होती हैं, तो बस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी जल सेना या नौसेना, जल सेना, नौसेना जिसे भी बोलते हैं, पानी वाली सेना मतलब नेवी, आर्मी मतलब थल सेना, ठीक है, आर्मी मतलब थल सेना, और एयरफोर्स मतलब वायु सेना। तो जल थल नभ, ये तीनों जो सेनाएं हैं हमारी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनको बोलते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आती है। क्लियर? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आती है और इनका जो भी हेड होता है वो सिविलियन ड्यूटी वाला नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि कोई आईपीएस अधिकारी इनका हेड होता है। वो अलग अपॉइंट होते हैं, एडमिरल, आर्मी जनरल वगैरह वो अलग होते हैं और वो सब डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सीआरपीएफ या सीआईएसएफ है, ये सब हैं, तो इनके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, ठीक है, तो इनमें हम वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टर जनरल, और इनका डायरेक्टर जनरल एक सिविलियन आईपीएस अफसर होता है, सीनियर आईपीएस अफसर। जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, वैसे पैरामिलिट्री जो वर्ड है ये ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में लिखा है या एक ऑफिशियल वर्ड है, ये जनरल वर्ड है। प्रॉपर वर्ड होता है सीएपीएफ, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और नाम से ही पता चल रहा है ये पुलिस फोर्स है, पुलिस की मदद के लिए है ये पुलिस फोर्स। तो पुलिस फोर्स का हेड कौन होगा? आईपीएस होगा, राइट? तो जितनी भी हमारी सात सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं, 7 सीएपीएफ होती हैं, तो उनके सबके हेड आईपीएस अधिकारी होते हैं। लेकिन जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। दूसरी बात, जो हमारा सीएपीएफ है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यानी जितनी भी हमारी 7 सेनाएं हैं सीएपीएफ की वो सब गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी किस तरह की है, कैसे काम करती है? तो देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ये, इसका जो हेड होता है वो एक कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है, जिसे हम रक्षा मंत्री बोलते हैं या डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं। और 1955 में, जैसे पहले क्या होता था, आर्मी हो, नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों का जो भी हेड होता था हम उसे कमांडर इन चीफ बोलते थे। तभी आपने सुना होगा कि जो केएम करियप्पा है, केएम करियप्पा, वो हमारे पहले आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उस वक्त हम जो वर्ड यूज करते थे वो कमांडर इन चीफ करते थे, ठीक है। स्वतंत्रता जब हमें मिली तो उसके बाद की बात बता रहा हूं। तो हमने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कर दिया पूरा, और आज भी वही है। लेकिन उस समय हर सर्विस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, सबका हेड कमांडर इन चीफ होता था। तो आर्मी का अलग कमांडर इन चीफ होगा, नेवी का अलग कमांडर इन चीफ होगा और एयरफोर्स का अलग कमांडर इन चीफ होगा। लेकिन 1955 में हमने क्या किया, कमांडर इन चीफ शब्द यूज करना बंद कर दिया और हमने प्रॉपर जो है आर्मी स्टाफ का चीफ, नेवल स्टाफ का चीफ और एयर फोर्स जो है उसका चीफ वर्ड यूज करने स्टार्ट करे। लेकिन कमांडर इन चीफ वर्ड हमने बंद कर दिया और सिर्फ हमने चीफ वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो एक बात और याद रखिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री में अगर पूछें आज की तारीख में कितने डिपार्टमेंट हैं, तो आपको बता देता हूं, ये है 5। इनमें 4 तो पहले से थे, ये बिल्कुल लेटेस्ट बना है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जो है ये 1 जनवरी 2020 को बना है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। और एक है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस में जो उत्पादन होता है, रक्षा उत्पादन जो हमारी कंपनी करती हैं, सरकारी कंपनियां करती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, चाहे वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो, चाहे वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हो, आऊंगा मैं उन सब पे डिटेल में, करेंगे बात। फिर एक है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं जो सेवा करके रिटायर हो चुके हैं, उनके कल्याण के लिए काम करता है, DESW यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। फिर एक होता है DRDO, जिसका काम होता है डिफेंस रिसर्च करना, रिसर्च और डेवलपमेंट, शोध और अनुसंधान करना, वो एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के कितने डिपार्टमेंट हैं? हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के 5 डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, DRDO और DMA। और DMA बिल्कुल लेटेस्ट बना है, 1 जनवरी 2020 को बना है, ठीक है। अच्छा,
अब जो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर एकदम नया बना है, इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है वो इसका हेड होता है। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का काम क्या है? ये हमारे जो भी मिलिट्री मैटर्स हैं उनको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही, जो भी मिलिट्री से रिलेटेड मैटर है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत सारा काम करती है। उसका काम सिर्फ मिलिट्री मैटर्स ही नहीं है, बहुत सारा काम है, जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी करना है, राइट, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर भी देखना है, रिसर्च डेवलपमेंट भी करना है इत्यादि। तो अब इसमें ये कैसे कैसे डिपार्टमेंट बने थे? 1965 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई बना था, जिसका काम था हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट का लॉजिस्टिक देखना, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाईज बना था, और बाद में उससे पहले यानी 1962 में जब चीन से युद्ध चल रहा था हमारा, तब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बना था। बाद में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जब बना, इसका काम था, नाम से पता चला, डिफेंस प्रोडक्शन करना। तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बना 1962 में, फिर 1965 में बना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई, फिर हमने इन दोनों को मिला के एक कर दिया, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमने एक कर दिया और इसका नाम रख दिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाईज। और फिर 2004 में हमने इसका नाम भी चेंज कर दिया और रख दिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। कोई डाउट इसके अंदर? तो यहां पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो पुराने वाला है और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को मिला के बना था। यानी एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को इसमें मर्ज कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में। तो आज सिर्फ हम इसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बोलेंगे। कोई डाउट? उसके बाद 1980 में बना था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी डीआरडीओ, और 2004 में बना था डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, और 1 जनवरी को बना है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में आपको काफी एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय में 5 विभाग होते हैं। क्लियर? यहां पे 5 के नाम लिखे हुए हैं, तो यहां पे वही लिखा हुआ है मैंने। अब एक बार आपको एक एक लाइन में जल्दी से बता देता हूं ये डिपार्टमेंट काम क्या करते हैं। पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस तो जो मेन डिपार्टमेंट है वो यही है, भारत की जो डिफेंस है उसको देखता है, डिफेंस पॉलिसी बनाता है, रक्षा नीतियां बनाता है, राइट। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है एक तरह से, यानी आर्मी नेवी एयरफोर्स के बीच में तालमेल बिठाना। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कोस्ट गार्ड, नेशनल कैडेट कोर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, जिसका नाम पलट के मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस हो गया है, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये सब देखता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। यानी कि हमारा एनसीसी जो है वो कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। हमारा जो कोस्ट गार्ड है उसको कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। हमारा जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है उसको कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस जो डिफेंस पॉलिसी बनाता है, डिफेंस में एक थिंक टैंक का काम करता है, ब्रेन का काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। या कोई भी ऐसे मुद्दे जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं या जिनमें विभिन्न दूसरे कंट्री से हमें कॉपरेशन चाहिए, डिफेंस कॉपरेशन, वो सब देखता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यानी ये एक तरह से मेन डिपार्टमेंट है जो सारे काम करता है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। नाम से पता चल रहा है ये जो भी गोला बारूद बनता है, लड़ाकू विमान बनते हैं, हथियार बनते हैं, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो, आयुध निर्माण बोर्ड, या डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं जो गोला बारूद बनाती हैं या लड़ाकू विमान बनाती हैं या दूसरे टैंक वगैरह बनाती हैं, उनको देखता है। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन करता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी डीआरडीओ। डीआरडीओ तो आपको क्लियर है, बहुत सारी चीजें बनाता रहता है डीआरडीओ, कभी मिसाइल बनाता है, कभी कुछ, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, ये नाम से पता चल रहा है एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके कल्याण के लिए काम करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर बिल्कुल नया बना है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये बेसिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, टेरिटोरियल आर्मी, और इन सब के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, यानी ज्वाइंटनेस प्रमोट करता है, ठीक है। यह है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जो बिल्कुल नया बना है। तो यहां पे आपको यह पता होना चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब मैं थोड़ी सी फैक्चुअल चीजों पे आता हूं। अब कौन कौन सी सरकारी कंपनियां हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या बनाती है? लड़ाकू विमान वगैरह बनाती है, ये सब बनाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी बेंगलोर में है हेडक्वार्टर। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये भी बेंगलोर। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद। मजागो डॉक मुंबई। मजागो डॉक जो है शिपयार्ड है, ये जहाज वगैरह बनाती है, वो सब बनाती है, जहाज, फास्ट पेट्रोल वेसल, ओपीवी वगैरह जो हैं वो सब बनाती है। कई तरह के करवेट वगैरह ये सब बनाती है। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, जीआरएससी, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ये भी जहाज वगैरह बनाती है, सबमरीन वगैरह इस तरह की चीजें बनाती है। गार्डन रिच शिप बिल्डर नाम से पता चल रहा है, शिप बिल्डर। फिर गोवा शिपयार्ड, ये भी जहाज बनाती है,
लड़ाकू जहाज वगैरह जो है ये बनाती है गोवा शिपयार्ड। हिंदुस्तान शिपयार्ड ये भी वही काम करती है। गोवा शिपयार्ड का हेडक्वार्टर गोवा में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड का विशाखापट्टनम में है। फिर मिश्र धातु निगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। मिधानी, मिधानी बहुत आती है एग्जाम में। मिधानी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिधानी थोड़ी नई बनी है। ये मिश्र धातु निगम जो कंपनी है मिधानी नई बनी है, 2 साल पहले ही बनी है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। ये जो भारत अर्थ मूवर्स है इसी के नीचे आती है विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर चिकमंगलूर कर्नाटक में है। क्लियर? तो ये सारी कंपनियां हैं जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करती हैं, और नाम से पता चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम करती हैं, तो मतलब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। चलिए अब एक एक करके हम सारी पहले पढ़ेंगे आर्म्ड फोर्सेस। पहले हम आर्म्ड फोर्सेस पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। कोई डाउट? आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती हैं, और जो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती हैं। यानी होम अफेयर का काम भी है सिक्योरिटी, और डिफेंस का काम भी है सिक्योरिटी। दोनों मंत्रालय सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थोड़ी सी एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखता है, यानी दूसरे कंट्री आक्रमण करें ये सब देखता है, और जो दूसरे वाला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वो इंटरनल सिक्योरिटी देखता है। ये डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम इंडियन नेवी की बात करते हैं। तो इंडियन नेवी मतलब आप इसे नौसेना बोल सकते हो, जल सेना बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। इंडियन नेवी नेवल ब्रांच है, राइट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका सुप्रीम कमांडर होता है। इनफैक्ट आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों का सुप्रीम कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। और कमांड कौन करता है? इंडियन नेवी का चीफ कौन होता है? उसे बोलते हैं एक एडमिरल होता है, जो 4 स्टार ऑफिसर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, जो एडमिरल हो। अब देखिए कोई भी सेना है हमारी, चाहे आर्मी है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, इन सबके चीफ जो होते हैं, चाहे एडमिरल, चाहे आर्मी जनरल, या चाहे एयर चीफ मार्शल, वो सारे 4 स्टार ऑफिसर होते हैं। ठीक है? तो नेवी के चीफ को एडमिरल बोलते हैं। एडमिरल रैंक का व्यक्ति होता है 4 स्टार, और इसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी बोलते हैं, या एडमिरल आप बोल सकते हो। 4 स्टार एडमिरल होता है। तो याद रखिए जब नेवी हमारी बनी कब थी? देखो 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इन्होंने भारत के ईस्टर्न पार्ट के लिए जो है सबसे पहले बनानी स्टार्ट करी थी नेवी। लेकिन 1830 से पहले जो कॉलोनियल नेवी थी वो उतनी रिफाइंड नहीं थी, राइट। उसको फिर 1830 में नाम दे दिया गया हिज मैजेस्टीज इंडियन नेवी। उसके बाद इंडिया जब रिपब्लिक बना 1950 में, तो रॉयल इंडियन नेवी जो पहले नाम था, हिज मैजेस्टीज इंडियन नेवी मतलब रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी में हमने रॉयल वर्ड हटा दिया और सिर्फ बची इंडियन नेवी। ठीक है, तो 1950 के बाद हमने रॉयल इंडियन नेवी को इंडियन नेवी कहना स्टार्ट करा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है नेवी का? नेवी क्या करती है? नेवी हमारे समुद्री बॉर्डर्स की रक्षा करती है और ये दूसरे आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर काम करती है, राइट। फॉर एग्जांपल इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर भी काम करती है, लेकिन दोनों का पर्पज अलग है। अगर मान लो इंडियन नेवी है वो ज्यादा युद्ध वगैरह देखती है, ठीक है, बड़े लेवल के जो युद्ध वगैरह है, प्रॉपर ऑपरेशंस जो होते हैं वो। इंडियन कोस्ट गार्ड के बहुत सारे काम है, इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी को असिस्ट करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है जैसे सामान की आवाजाही है या निगरानी रखने का जो काम है वो ज्यादा करती है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। और इंडियन नेवी जो है वो थोड़े से ऑपरेशनल वो देखती है, मिशन बड़े लेवल के जो हैं उनको देखती है। तो इंडियन नेवी अगर कोई थ्रेट या एग्रेशन है उसको, जो हमारी अगर भारत की संप्रभुता को खतरा, टेरिटरी को खतरा है, तो उसमें फिर हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करती है और हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इतना ही नहीं, ये मानवता के लिए ह्यूमैनिटेरियन मिशन भी करती है, जैसे सागर मिशन है, राइट। ये सारे मिशन है, दूसरे कंट्रीज की हेल्प करती है, सामान पहुंचाती है। डिजास्टर रिलीफ, आपदा प्रबंधन में हेल्प करती है इंडियन नेवी, और दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन अच्छे करने में भी इसीलिए हेल्प करती है। नेवी डे हम कब मनाते हैं? नेवी डे हम 4 दिसंबर को हर साल मनाते हैं, राइट। 4 दिसंबर का ही दिन हमने क्यों चुना? क्योंकि 4 दिसंबर के दिन जब 1971 वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, 71 का युद्ध हुआ था, तो हमने 4 दिसंबर के दिन पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया था। पाकिस्तान के जो जहाज हैं, हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट किया था, पाकिस्तान के जो जहाज वगैरह हैं उनको सबको डुबो दिया था, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी हमने हमला किया और पाकिस्तान के हजारों लोगों को मार दिया। तो 4 दिसंबर का दिन हमारी नेवी की जीत दिखाता है, ठीक है ना। तो 4 दिसंबर का दिन हम नेवी डे के रूप में मनाते हैं। फिर एक सबमरीन डे भी मनाते हैं। सबमरीन डे 8 दिसंबर को होता है। सबमरीन डे वो दिन है जब भारत ने अपनी पहली पनडुब्बी यानी सबमरीन शुरू करी थी, जिसका नाम था आईएनएस कलवरी। ये 8 दिसंबर 1967 को हमने शुरू करा था इससे काम लेना। तो 8 दिसंबर 1967 का ये दिन यादगार बनाने के लिए सबमरीन डे 8 दिसंबर को हम मनाते हैं। फिर इंडियन नेवी का मोटो यानी ध्येय वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य शम नो वरुण, ये इनका सिंबल है, लोगो है इनका।
और इनका मोटो है शम नो वरुणे। वरुण मतलब होता है समुद्र का देवता, उसे वरुण बोलते हैं। और शम नो वरुणे का मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, यानी जो समुद्र का देवता है वरुण, वो हम पे हमारी अपनी कृपा करे। शम नो वरुणे, ठीक है। फिर इंडियन नेवी रिक्रूट जब करती है तो उसके लिए भी इनका एक टैगलाइन होता है एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी बहुत सारी, मतलब एक समुद्र है पूरा अपॉर्चुनिटीज का इंडियन नेवी, ये इनकी रिक्रूटमेंट टैगलाइन होती है। अब इंडियन नेवी की कमांड कौन सी है? 3 कमांड होते हैं इंडियन नेवी में, और एक कमांड है थिएटर कमांड, जो पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की कैपिटल में, और ये सबके लिए कॉमन होती है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए होती है थिएटर कमांड, जो अंडमान निकोबार में है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे इसमें क्योंकि सबके लिए कॉमन है। बाकी इंडियन नेवी के 3 कमांड होते हैं, एक है वेस्टर्न नेवल कमांड, एक है ईस्टर्न नेवल कमांड और एक है सदर्न नेवल कमांड। इनका जो भी हेड होता है वो एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रैंक का व्यक्ति होता है, और इनका हेडक्वार्टर याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न नेवल कमांड, अब आपको अगर भारत पता है तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, तो वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, और सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कोची में, ठीक है। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे आपको यह पता चल जाएगा कि इंडियन नेवी में कौन सा अफसर आर्मी और एयरफोर्स के कोरेस्पॉन्डिंग रैंक पे होता है। जैसे, और ये मैं ऑफिसर रैंक की बात कर रहा हूं, एक होती है ऑफिसर रैंक और एक होती है बिलो ऑफिसर रैंक। तो यहां पे हम ऑफिसर रैंक देखते हैं। अगर आप मान लो भारत की सेना में, किसी भी सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हैं, तो आप शुरू करेंगे, मैं आर्मी का बता रहा हूं, तो ये टॉप पोजीशन है फील्ड मार्शल, और स्टार्ट करेंगे आप लेफ्टिनेंट से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स की। एयरफोर्स में जो शुरुआत की पोजीशन है वो फ्लाइंग ऑफिसर है, लेकिन आप टॉप तक पहुंच सकते हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। और उसके बाद जो नेवी है उसमें एडमिरल ऑफ द फ्लीट टॉप पोजीशन होती है, और जो स्टार्ट करेंगे आप सब लेफ्टिनेंट से। कोई डाउट यहां पे? तो अब इसमें देखिए, इनके इक्विवेलेंट पोजीशन भी पूछते हैं। जैसे पहले नेवी की बात कर रहे हैं, तो चलो नेवी से शुरू करते हैं। आप जब ऑफिसर बनेंगे तो सबसे पहले बनेंगे सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। और एडमिरल जो होता है वो चीफ होता है। अब एक बात बताइए, अगर एडमिरल चीफ होता है तो फिर ये कौन है एडमिरल ऑफ द फ्लीट? इस पे मैं अभी आऊंगा। अब बात करते हैं आर्मी की। आर्मी में आप स्टार्ट करेंगे लेफ्टिनेंट से, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। लेकिन आर्मी का चीफ तो जनरल होता है, तो फिर ये फील्ड मार्शल क्या है? और इंडियन एयरफोर्स में भी फ्लाइंग ऑफिसर से स्टार्ट करेंगे आप, फिर आप बनेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल और एयर चीफ मार्शल। अब इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। देखो, चीफ तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, तो चीफ से ऊपर भी ये पद कौन से हैं? यानी फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये पद कौन से हैं? ये पद जो हैं सिर्फ सेरेमोनियल होते हैं। यानी अगर मान लो भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, तो फिर सरकार उन्हें एक फील्ड मार्शल का पद दे सकती है। और ऐसा नहीं है कि फील्ड मार्शल का पद उन्हें सेना में रहते हुए मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद मिल सकता है। एक सम्मान का पद होता है, ये ऑनररी रैंक होती है ये, ठीक है। वरना जो नॉर्मल है यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आर्मी का चीफ जनरल होता है, जनरल रैंक का। नेवी का चीफ जो होता है वो एडमिरल होता है, एडमिरल रैंक का व्यक्ति होता है। और एयरफोर्स का चीफ होता है एयर चीफ मार्शल रैंक का व्यक्ति। और ये तीनों की तीनों जो है, ये चाहे जनरल हो आर्मी का, चाहे एडमिरल हो नेवी का, या एयर चीफ मार्शल हो, ये 4 स्टार होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी हमारे वो हैं 4 स्टार होते हैं। अच्छा, एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है जिसका काम है तीनों के बीच में तालमेल बिठाना। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बने। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कितने स्टार का पद है? ये भी 4 स्टार है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कितने स्टार का रैंक का ऑफिसर होता है? ये भी 4 स्टार। और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं ये भी 4 स्टार। तो फिर 5 स्टार कौन होता है? 5 स्टार होते हैं ये, जो पद सम्मान में यानी मानद दिए जाते हैं, ऑनररी रैंक के दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, ठीक है। आप हैरान होंगे जान के, आज तक भारत की आर्मी में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जिन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया है, ठीक है, सिर्फ 2। एयरफोर्स में सिर्फ 1 है जिन्हें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कहा गया, क्योंकि उनका योगदान इतना बड़ा था। और नेवी ने आज तक किसी भी व्यक्ति को एडमिरल ऑफ द फ्लीट नहीं डिक्लेयर करा है। तो कितना रेयर होता है यह सम्मान। इससे पता चलता है कि आपको इतना बड़ा योगदान देना होगा कि तभी आपको फिर यह मिलेगा।
और ये किसे मिला है फील्ड मार्शल का पद? ये दो व्यक्ति कौन है जिन्हें आज तक मिला है फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है? एक तो के एम करियप्पा, और वो तो बहुत महान व्यक्ति थे क्योंकि वो पहले भारत के व्यक्ति थे जो कमांडर इन चीफ बने थे, के एम करियप्पा। और एक सैम मानेकशॉ जिन्होंने हमें कई युद्ध जितवाए, जिनमें सबसे नोटेबल है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो बस ये दो ही व्यक्ति हैं आज तक आर्मी के जिन्हें फील्ड मार्शल का पद मिला है। अच्छा, एयरफोर्स में किसे मिला है? एयरफोर्स में अर्जन सिंह, बस एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें आज तक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स का पद मिला है, अर्जन सिंह। बहुत महान थे अर्जन सिंह ने, कितने युद्ध जितवाए भारत को। 62 के युद्ध जो था उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था इनका, चीन से जो युद्ध हुआ था, 65 का युद्ध पाकिस्तान से, 71 का युद्ध पाकिस्तान से। तो अर्जन सिंह का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, इसलिए इन्हें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की उपाधि मिली। और आर्मी ने नेवी ने आज तक किसी को एडमिरल ऑफ द फ्लीट की उपाधि नहीं दी है। तो इसी से पता चलता है 5 स्टार पोजीशन कितनी दुर्लभ है, कितनी रेयर है। अब इसमें एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई आर्मी में अगर कोई ब्रिगेडियर पद पे है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग नेवी में कौन सा पद होता है? तो आर्मी में ब्रिगेडियर का पद इक्वल होता है नेवी में कोमोडोर के। आर्मी में जनरल का पद है नेवी में किसके इक्वल होता है? एडमिरल के। आर्मी में अगर आप मेजर हो तो वो पद नेवी में किसके इक्वल होता है? लेफ्टिनेंट कमांडर के। ठीक है। आर्मी में अगर आप कर्नल हो तो नेवी में क्या हो? नेवी में आपका इक्वल पद है कैप्टन, यानी नेवी का कैप्टन और आर्मी का कर्नल एकदम बराबर हैं। समझ में आया? इसी तरह से अगर आप अगर आप लेट से आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल हो तो आप एयरफोर्स में क्या हो? एयरफोर्स में आप एयर मार्शल हो। तो ये इक्विवेलेंट पद हैं, ये इक्वल हैं, ये सारे एक लाइन में जो दिए हैं ऊपर से नीचे तक ये इक्वल हैं, कमीशन रैंक्स के इक्वल हैं। कोई डाउट इसमें? अब ये तो ऑफिसर रैंक है, ये जो मैंने आपको बताया, आप ऑफिसर अगर बनोगे तो है ये, यानी आपने सीडीएस का एग्जाम क्लियर करा तो आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में जा रहे हो तो यहां से स्टार्ट करोगे। आर्मी में लेफ्टिनेंट से, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में सब लेफ्टिनेंट। लेकिन अगर आप बिलो ऑफिसर रैंक के पद पे हो तो फिर आप कहां से शुरू करोगे? ठीक है, तो ये बिलो ऑफिसर रैंक के हैं और ये इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं। आर्मी में सूबेदार मेजर, सबसे पहले तो सिपाही होता है, तो नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आर्मी में सिपाही, नेवी में होता है सीमैन और इंडियन एयरफोर्स में होता है एयरक्राफ्ट्समैन। फिर आर्मी में सिपाही के ऊपर होता है लांस नायक, फिर हवलदार, फिर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार और फिर सूबेदार मेजर। ये जो है बिलो ऑफिसर रैंक के पर्सोनेल हैं। इसी तरह नेवी में सीमैन, लीडिंग सीमैन, एबल सीमैन, पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर और फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। इंडियन एयरफोर्स में आप स्टार्ट करोगे एयरक्राफ्ट्समैन से, फिर लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, फिर कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर। ये बिलो ऑफिसर रैंक के पद हैं। ठीक है, नॉर्मल जो सिपाही होता है, यानी कि सबसे नीचे से स्टार्ट करोगे तो सिपाही पद से करोगे, अगर ऑफिसर रैंक पे नहीं हो तो सिपाही बनोगे, फिर लांस नायक बनोगे, फिर नायक, फिर हवलदार, ऐसे सूबेदार मेजर तक आप जा सकते हो। कोई डाउट इसके अंदर? ये बिलो ऑफिसर रैंक पद है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो ऑफिसर रैंक वाले ही पूछते हैं, तो आप बिलो वाले ही जो हैं ये स्किप कर सकते हो। लेकिन आप एक बार आर्मी के कम से कम देख लो, आर्मी वगैरह के। तो फील्ड मार्शल, मैंने आपको बताया फील्ड मार्शल ये 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक होती है और इंडियन आर्मी में सबसे ऊंची रैंक होती है फील्ड मार्शल, और आज तक जो है ये सिर्फ 2 लोगों को दी गई है। जनरल से भी ऊपर होता है फील्ड मार्शल, लेकिन ये सिर्फ सेरेमोनियल रैंक है या वॉर टाइम रैंक है, या तो युद्ध में बहुत बड़ा योगदान हो या बहुत ज्यादा हमारी आर्मी में योगदान हो, तब फील्ड मार्शल का पद मिलता है। और जैसा मैंने बताया सिर्फ 2 लोगों को मिला है, सैम मानेकशॉ और के एम करियप्पा, बस। फिर फील्ड मार्शल जो होता है, फील्ड मार्शल के इक्विवेलेंट नेवी में कौन होता है? एडमिरल ऑफ द फ्लीट, और एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सारे 5 स्टार रैंक हैं, लेकिन अर्जन सिंह को मिला है एयरफोर्स में, और नेवी में आज तक किसी को एडमिरल ऑफ द फ्लीट नेवर किसी को भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब इंडियन नेवी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इंडियन नेवी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन नेवी के युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं? ये सारे हैं, और ये डेट लिखिए ये शुरू कब हुए थे। तो फ्रांस के साथ वरुण, और कोंकण युद्ध अभ्यास जो होता है रॉयल नेवी, रॉयल समझ जाओ ब्रिटेन, तो कोंकण युद्ध अभ्यास किसके साथ होगा? ब्रिटेन के साथ। इंद्र युद्ध अभ्यास नेवी, और इंद्र एक्चुअली तीनों है, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए होता है, तो उसे अगर हवाई होता है तो एवियेंद्र बोल देते हैं। ठीक है, तो इंद्र तीनों के साथ होता है, रशिया के साथ। मालाबार नेवी करती है यूएस और जापान, और ऑस्ट्रेलिया भी कई बार आ जाता है। फिर सिम्बैक्स सिंगापुर की नेवी के साथ,
और इब समर में आई इंडिया, बी ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका, तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवी के साथ। सिटमैक्स जो होता है एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, तो सिंगापुर और थाईलैंड की नेवी के साथ। स्लिनेक्स जो है श्रीलंका की नेवी के साथ। नसीम अल बहार ओमान की नेवी, ऑज इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया की नेवी, जिमैक्स जापान के साथ, जायर अल बहार कतार की नेवी के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया की नेवी के साथ और बोंगो सागर बांग्लादेश की नेवी के साथ। ठीक है, और ये सबसे पहली बार कब हुए थे ये भी यहां पे लिख दिया गया है। इनमें आप देख सकते हैं कुछ बहुत लेटेस्ट हैं। जायर अल बहार 2019 में स्टार्ट हुआ है, बोंगो सागर 2019 में स्टार्ट हुआ है। तो इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ कितनी है? लगभग 70,000 एक्टिव और 60,000 रिजर्व पर्सोनेल है। तो इंडियन नेवी काफी बड़ी है। 70,000 एक्टिव और 60,000 रिजर्व पर्सोनेल है, जवान है। फिर क्या इंडियन नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है? एक ही है, आईएनएस विक्रमादित्य, जो हमने रशिया से परचेज करा था। आईएनएस विक्रमादित्य ये हमने रशिया से खरीदा था। फिर हम कुछ बना रहे हैं अभी, ठीक है, जैसे आईएनएस विक्रांत बना रहे हैं। आईएनएस विक्रांत जो है ये कोचिन शिपयार्ड बना रहा है और ये हमारा पहला देसी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। विमान वाहक पोत, जो ऐसा जहाज जिसपे हम लड़ाकू विमान रख सकते हैं, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। हमारे पास अभी जो है हमने रशिया से खरीदा था, अब हम देसी पहला बना रहे हैं आईएनएस विक्रांत। और आईएनएस विशाल ये भी हम बना रहे हैं, इसे कोचिन शिपयार्ड बना रहा है ब्रिटेन के सपोर्ट से। आईएनएस विशाल को हम ब्रिटेन के साथ मिलकर बना रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड ही इसे भी बना रहा है। और आईएनएस विक्रांत जो है ये यूनाइटेड किंगडम का एचएमएस हरमीज होता था पहले, ठीक है। ये हमारी इंडियन नेवी में हम पहले यूज करते थे आईएनएस विक्रांत, लेकिन हमने इसको डीकमीशन कर दिया था 1997 में और बाद में तोड़ दिया था 2014 में। इसलिए अब जो हम नया बना रहे हैं अपना देसी, उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत रख रहे हैं, इसको सम्मान देने के लिए आईएनएस विक्रांत को, जो हमारा पहले एयरक्राफ्ट कैरियर था जिससे अब हमने काम लेना बंद कर दिया है। फिर इंडियन नेवी की ट्रेनिंग वगैरह से ये सब कहां होती है? इंडियन नेवी के जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन कौन से हैं? देखो, इंडियन नेवल एकेडमी कहां है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इंडियन नेवल एकेडमी केरल के एजीमाला में है। फिर ये कुछ और हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं नेवी के, वैसे तो बहुत सारे हैं, 40 से ज्यादा हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बस 10 हैं वो मैंने लिख दिए हैं। आईएनएस चिल्का ये ओडिशा में है। आईएनएस चिल्का ये जहाज नहीं है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहां पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जहाज के रूप में इनके नाम रखे हुए हैं ये दिखाने के लिए कि ये इंडियन नेवी के हैं। आईएनएस शिवाजी लोनावला महाराष्ट्र में, आईएनएस वलसूरा जामनगर गुजरात, आईएनएस हमला मुंबई, आईएनएस कुंजली मुंबई, आईएनएस अग्रानी कोयम्बटूर, आईएनएस गरुड़ कोची और आईएनएस द्रोणाचार्य भी कोची। अगर आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप AFCAT की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप किसी नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवेज या पीसीएस, स्टेट पीसीएस वगैरह, तो बस अगर आप इतना याद रख लें इंडियन नेवल एकेडमी का है तो इतना काफी है। अब इंडियन नेवी को पढ़ने के बाद हम शुरू करते हैं इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करती है, लैंड को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारी नेवी मैरीटाइम होती है, समुद्र को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही ये जमीन बेस्ड ब्रांच है और ये सबसे बड़ी ब्रांच है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका भी सुप्रीम कमांडर होता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है वो एक 4 स्टार रैंक का जनरल होता है, ठीक है। अच्छा, अब 2 ही ऑफिसर हैं जिन्हें फील्ड मार्शल का पद मिला है, केएम करियप्पा और सैम मानेकशॉ। इंडियन आर्मी का जन्म कैसे हुआ? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उससे इसका जन्म हुआ और फिर इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहने लगे हम। और बाद में फिर जो है इंडिपेंडेंस के बाद हमने इसे इंडियन आर्मी कहना स्टार्ट करा। इंडियन आर्मी का काम है नेशनल सिक्योरिटी देखना। इंडियन आर्मी भी ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन करती है, दूसरे कंट्रीज की हेल्प करती है। जैसे जब नेपाल में भूकंप आया था हमारी इंडियन आर्मी गई थी वहां पे। तो इंडियन आर्मी जो है वो यूएन पीस कीपिंग मिशन भी करती है। संयुक्त राष्ट्र के जो अफ्रीका वगैरह के कंट्रीज में या वो कंट्री जिनमें सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, उनमें जो ऑपरेशन होते हैं वो उनमें भी इंडियन आर्मी शांति दूत बनकर जाती है। तो इंडियन आर्मी 4 युद्ध लड़ चुकी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही हमारे 4 युद्ध लड़ चुकी हैं। 47 का युद्ध पाकिस्तान के साथ, 65 का युद्ध जो है पाकिस्तान के साथ, 71 का युद्ध जो है वो पाकिस्तान के साथ और 99 का कारगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ और एक युद्ध चाइना के साथ 62 का। तो 5 युद्ध, ठीक है। 47 में भी एक वॉर हुआ था, लिमिटेड वॉर हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। तो 5 युद्ध टोटल जो है चाइना और पाकिस्तान के साथ मिला के इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कर चुकी हैं। और 71 का जो युद्ध हुआ था ये, इसके लिए विजय दिवस हम मनाते हैं 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं 71 युद्ध में जीत के लिए। और 1999 कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में हमारी जीत हुई थी, ऑपरेशन विजय, उसके लिए हम दिन मनाते हैं। फिर कुछ ऑपरेशन इंडियन आर्मी के, जैसे ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ये सब एक ऑपरेशन का मैंने अलग वीडियो भी बनाया, वो देख सकते हैं। ऑपरेशन विजय कारगिल वाला था, मेघदूत जो था वो सियाचिन वाला था, सियाचिन को हमने रिकैप्चर किया था।
और कैक्टस जो ऑपरेशन था हमने मालदीव्स में किया था, वहां पे कू की कोशिश की गई, तख्ता पलट की कोशिश की गई, तो हमने मालदीव की मदद की थी। फिर पीस टाइम एक्सरसाइज भी हमारी आर्मी करती रहती है समय समय पे। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो है बहुत सारे कंट्री में, साइप्रस, लेबनान, कोंगो वगैरह, यही अफ्रीका की कंट्री हैं, साउथ सुडान, मोजाम्बिक वगैरह, इनमें तैनात रहती है। तो इंडियन आर्मी के कितने कमांड हैं? देखो, नेवी के तो 3 थे, सदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न, लेकिन आर्मी के कितने कमांड है? टोटल 7। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, इंडियन आर्मी के कितने कमांड होते हैं? तो एक है वेस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर चंडी मंदिर है, चंडी मंदिर। फिर ईस्टर्न कमांड कोलकाता, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, जम्मू कश्मीर, सदर्न कमांड पुणे, महाराष्ट्र, सेंट्रल कमांड लखनऊ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड होता है शिमला, और साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। इनमें जो आखिरी वाले 2 हैं, यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड, ये अलग तरह के हैं, ये बेसिकली ट्रेनिंग के लिए होते हैं। और जो ये ऊपर वाले 5 हैं, ये कॉम्बैट के लिए होते हैं। ठीक है, हमारी आर्मी में लगभग 13 लाख जवान है एक्टिव और 10 लाख रिजर्व में है, यानी हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ जरूरत पड़ने पे 23 लाख तक पहुंच सकती है। चलिए, अब हमारी कोई भी अगर आर्मी है तो वो कई हिस्सों में बटी हुई है, और टोटल हिस्से हैं 7। ठीक है, ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूं। जैसे सबसे छोटा होता है सेक्शन, एक सेक्शन में 10 से 12 जवान होते हैं, हमारे सोल्जर होते हैं। 10 से 12 सोल्जर हैं तो वो सेक्शन बोलते हैं। फिर सेक्शन से बड़ा होता है प्लाटून, एक प्लाटून में 4 सेक्शन होते हैं, यानी लगभग आप कह सकते हो कि 40 से 50 के आसपास जो है वो सोल्जर होते हैं। फिर कंपनी होती है उससे बड़ी, कंपनी में 4 प्लाटून होते हैं, तो आप उसी को मल्टीप्लाई कर लो, 200 के आसपास हो गए कंपनी में। और कंपनी का जो चीफ होता है वो कंपनी कमांडर होता है। फिर बटालियन होती है जो कंपनी से बड़ी होती है, ठीक है, इसका चीफ होता है कर्नल। फिर बटालियन से ऊपर होती है ब्रिगेड, और ब्रिगेड को जो संभालता है वो होता है ब्रिगेडियर। फिर ब्रिगेड से ऊपर होती है डिवीजन पूरी, और डिवीजन को संभालता है मेजर जनरल, राइट। फिर कोर, कोर उससे भी बड़ी होती है, कोर को संभालता है लेफ्टिनेंट जनरल। और हमारी आर्मी का वो क्या है ध्येय वाक्य? सेवा परमो धर्म है, सेवा ही परम धर्म है, राइट, सेवा परमो धर्म है। फिर हमारी आर्मी के ट्रेनिंग कहां पे होती है? जैसे नेवी के मैंने आपको बताए थे कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारी आर्मी के मेजर हैं। वैसे तो इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैंने आपके लिए सिर्फ 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपको बताए हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, तो एनडीए का अगर आप एग्जाम क्लियर करोगे तो ट्रेनिंग कहां पे होगी? खड़कवसला, पुणे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है, देहरादून में, आईए में बहुत पूछते हैं। डीआईएटी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुणे में है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च, लेह में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे बहुत रिपीट होते हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, एएफएमसी कॉलेज जो है पुणे में है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रख दिया गया है, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसे, नई दिल्ली में है। फिर CIJW, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, वेरांगटे में है, मिजोरम में, यह भी बहुत पूछा जाता है। और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है ये गुलमर्ग में, कश्मीर में है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। फिर इंडियन आर्मी हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज करती है? युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, इंद्र रशिया, हैंड इन हैंड चाइना, मैत्री थाईलैंड, एकोवेरिन मालदीव, सूर्य किरण नेपाल, अजय वॉरियर यूके, शक्ति फ्रांस, संप्रीति बांग्लादेश। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, प्रबल दोस्तक कजाकिस्तान, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, अल नगाली ओमान, हरिमो शक्ति मलेशिया, धर्मा गार्डियन जापान, खंजर किर्गिस्तान, लामित्ते शशल। फिर हमारी इंडियन आर्मी की जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो किन किन लोकेशन पे ज्यादा होती है? इसके लिए मैंने पिछले 4 साल का जो कंटेंट है वो रेफर करा, और मैंने देखा ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइज इन लोकेशन पे होती है अगर इंडिया में होती है तो। जैसे औंध मिलिट्री स्टेशन में होती है पुणे में, औंध मिलिट्री स्टेशन पुणे। उमरोई मेघालय में है, उमरोई। बबीना मिलिट्री स्टेशन झांसी, बबीना मिलिट्री स्टेशन। वेरांगटे मिजोरम, वेरांगटे में जो मैंने बताया था जंगल वॉरफेयर स्कूल, यहां पे देखिए, ये काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल यहां पे वेरांगटे मिजोरम। फिर उसके बाद बकलो करके जगह है हिमाचल, वहां पे होती है मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ज्यादा, बकलो। महाजन फायरिंग रेंज है बीकानेर राजस्थान में, वहां पे होती है महाजन फायरिंग रेंज। चौबाटिया करके जगह है अल्मोड़ा उत्तराखंड, वहां पे होती है चौबाटिया। और पिथौरागढ़ उत्तराखंड यहां पे। तो इन जगह पे ज्यादातर 90% मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन आर्मी इन्हीं जगह पे करती है अगर इंडिया में करती है तो। फिर इंडियन आर्मी कौन कौन से डेज मनाती है? आर्मी डे 15 तारीख को होता है। ये वो दिन है जब KM करियप्पा हमारे पहले कमांडर इन चीफ बने थे जो इंडियन थे। इनसे पहले थे सर फ्रांसिस बुचर, जनरल फ्रांसिस बुचर, ये ब्रिटेन के थे। तो 15 जनवरी 1949 को ये बने थे पहले इंडियन कमांडर इन चीफ, तो इसलिए आर्मी डे मनाते हैं। फिर ये रिटायर हो गए थे 14 जनवरी 1953, 4 साल की सेवा देने के बाद, तो उस दिन होता है आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे। आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे ये 7 दिसंबर को होता है,
ठीक है, इसमें जो हमारी सेना के जवान हैं उनके लिए फंड्स इकट्ठे करे जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। फिर कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है, 99 का हमने युद्ध जीता था कारगिल का, और विजय दिवस जो होता है वो 16 दिसंबर को होता है 1971 युद्ध जीतने के लिए। फिर मार्कोस, मार्कोस क्या है? मार्कोस इंडियन नेवी की यूनिट है, याद रखिए इंडियन नेवी की यूनिट होती है मार्कोस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मार्कोस किसकी एक यूनिट है? ये मैरीन कमांडो होते हैं। मार्कोस बहुत ज्यादा कठोर ट्रेनिंग होती है इनकी, और ये बेसिकली किस किस चीज के लिए होते हैं? एम्फीबियस वॉरफेयर, एम्फीबियस मतलब जमीन पे भी और समुद्र में भी, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल रेकोनेसांस, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, होस्टेज रेस्क्यू, पर्सोनल रिकवरी, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, इन सब के लिए होते हैं मार्कोस कमांडो, और ये इंडियन नेवी के अधीन आती है। ठीक है, ये एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी करते हैं मार्कोस कमांडोज। अब बात करते हैं नेवी और आर्मी के बाद इंडियन एयरफोर्स। लेट्स डू इट इंडियन एयरफोर्स इन डिटेल। तो इंडियन एयरफोर्स बना था 8 अक्टूबर 1932 को, और ये ब्रिटिश का ही एक अंग था। ब्रिटिश जो वो थी एयरफोर्स, उसी का पार्ट था, तो इसलिए इसको भी हम रॉयल एयरफोर्स बोलते थे, राइट। और वर्ल्ड वॉर 2 में हमने ब्रिटेन का ही साथ दिया था। फिर जब आजाद हम हो गए तो फिर हमने रॉयल नाम हटा दिया और फिर सिर्फ एयरफोर्स रह गई, इंडियन एयरफोर्स। रॉयल वर्ड हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद इसका भी जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो सुप्रीम कमांडर होता है। लगभग 1.5 लाख लोग हैं इंडियन एयरफोर्स में, और इसमें भी जो चीफ होता है वो कौन होता है? एयर चीफ मार्शल, जो 4 स्टार रैंक का अफसर होता है। और इसमें एक पद और होता है जिसे बोलते हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, जो सिर्फ आज तक एक व्यक्ति को मिला है, अर्जन सिंह। फिर इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाक्य क्या है? नभ स्पर्शम दीप्तम, नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद ग्लोरी। 1950 से इंडियन एयरफोर्स ने भी 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ करा है, वही सब युद्ध मैंने बताए थे। फिर कुछ ऑपरेशन इन्होंने करे हैं, ऑपरेशन विजय में ये भी थे, मेघदूत में भी थे, कैक्टस में भी थे, और पूमलई में भी थे। ये पूमलई ऑपरेशन क्या है? इसमें बेसिकली जो एलटीटी के जो लोग हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि तमिल्स के खिलाफ जो श्रीलंका में नरसंहार चल रहा था, उसमें तमिल्स की मदद करने के लिए ऑपरेशन पूमलई स्टार्ट किया था इंडियन एयरफोर्स ने। फिर इंडियन एयरफोर्स का एक ही व्यक्ति है जिसे परमवीर चक्र मिला है, और वो है निर्मलजीत सिंह शेखों। ये इंडियन एयरफोर्स में थे, फ्लाइंग ऑफिसर थे। ठीक है, अब आप समझ गए फ्लाइंग ऑफिसर कौन सा पद होता है, फ्लाइंग ऑफिसर। तो फ्लाइंग ऑफिसर थे निर्मलजीत सिंह शेखों, और ये एक ही व्यक्ति है इंडियन एयरफोर्स के जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, और 1971 वॉर में इन्होंने बहादुरी दिखाई थी, उसके लिए इन्हें परमवीर चक्र मिला था। इंडियन एयरफोर्स जो है, इसके 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड होते हैं। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के भी 7 कमांड थे और इंडियन एयरफोर्स के भी 7 कमांड है, लेकिन नेवी के 3 हैं। तो इसमें जो कमांड होते हैं 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड होते हैं। ऑपरेशनल कमांड का पर्पस होता है उनको कॉम्बैट के लिए मिलिट्री ऑपरेशन करना, और फंक्शनल कमांड का पर्पस होता है कॉम्बैट रेडी रखना उन्हें, यानी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखना। तो ये कमांड और उनके हेडक्वार्टर यहां पे दे दिए हैं मैंने। सेंट्रल एयर कमांड, हेडक्वार्टर इलाहाबाद यूपी, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांड और उनके हेडक्वार्टर याद रखने हैं। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग में हेडक्वार्टर है, सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर, वेस्टर्न एयर कमांड नई दिल्ली, ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर, और मेंटेनेंस कमांड नागपुर महाराष्ट्र। और इसके अलावा अगर फ्लाइट की ट्रेनिंग, मान लो लड़ाकू विमान उड़ाना सीखना है, तो कहां पे होती है ट्रेनिंग? एक तो ट्रेनिंग कमांड में होती है जो बेंगलोर में है, यहां पे देखिए ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में, यहां पे ट्रेनिंग भी होती है। इसके अलावा जो मेन ट्रेनिंग होती है वो एयरफोर्स अकेडमी में होती है, जो हैदराबाद में, एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद। इसके अलावा कुछ और फ्लाइंग स्कूल्स भी हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा एडवांस फ्लाइट ट्रेनिंग है तो फिर वो बीदर कर्नाटका में और हकीमपेट तेलंगाना में होती है। हकीमपेट तेलंगाना में हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग भी होती है। अब ये हमारे पद हैं, ये हम देख चुके हैं पहले। फ्लाइंग ऑफिसर से आप स्टार्ट करोगे, ऑफिसर रैंक पे अगर आप हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर से स्टार्ट करोगे, और फिर आप बढ़ते बढ़ते एयर चीफ मार्शल तक जा सकते हो। ठीक है, और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स तो एक ऑनररी पद होता है। फिर जैसे नेवी के अधीन होते हैं मार्कोस कमांडो, क्या इंडियन एयरफोर्स के भी कोई कमांडो होते हैं? हाँ, इनको बोलते हैं गरुड़ कमांडो। तो गरुड़ कमांडो फोर्स जो है ये बनी थी सितंबर 2004 में। 1500 कमांडो है लगभग गरुड़ कमांडो, बहुत ही ज्यादा पैने, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड। और गरुड़ जो पक्षी है हमारे माइथोलॉजिकल क्रीचर है हमारे हिंदू धर्म में, तो इसी पे नाम इनका गरुड़ रखा हुआ है। ये भी वही सब ऑपरेशन करते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह, लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन भी करते हैं, आपदा प्रबंधन के काम भी करते हैं। फिर हमारी इंडियन एयरफोर्स कौन कौन सी एक्सरसाइज करती है? कोप इंडिया अमेरिका के साथ, गरुड़ फ्रांस के साथ, इंद्रधनुष ब्रिटेन के साथ, ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ, एवियंद्र रशिया के साथ, और शिन्यू मैत्री जापान के साथ। अब हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड बेसिकली ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन ही आती है। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड बनी थी 18 अगस्त 1978 को, और
याद रखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आती है। 15,000 लोग हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो नेवी की हेल्प करती है हर काम में। हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसकी रक्षा करती है। जो लॉज है मैरीटाइम लॉज उनका पालन करती है। पायरेसी रोकती है, स्मगलिंग रोकती है ड्रग्स की पानी के रास्ते से, ये सब काम करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का ध्येय वाक्य है वयम रक्षा में, मतलब हम बचाते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं, वयम रक्षा में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आती है। अब हम आते हैं सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। याद रखिए 7 हैं सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को पैरामिलिट्री फोर्स भी बोल देते हैं, लेकिन ये कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। ये तो बस पैरामिलिट्री मतलब होता है जो मिलिट्री के अलावा होता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर की हेल्प कौन करता है? नर्स। तो नर्स को क्या बोलते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ। पैरामेडिकल मतलब जो डॉक्टर के अलावा जो हेल्प करने के लिए लोग हैं वो पैरामेडिकल वाले हैं। इसी तरह से जो मिलिट्री की हेल्प करने के लिए लोग हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। लेकिन ये पुलिस फोर्सेज हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन नहीं आते। और पैरामिलिट्री फोर्स हमारे कितने हैं? 7। तो कौन कौन से हैं? पहले 7 के नाम बताता हूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और असम राइफल। ये हैं 7। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतना पढ़ेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन से बॉर्डर पे रक्षा करती है? 2। एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे तैनात रहती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं इंडियन टेरिटरी की, क्योंकि हमारी सीमाओं पे रहती है। नाम से पता चल रहा है, सीमा सुरक्षा बल सीमाओं पे रहती है। ठीक है, तो ये बनी थी 1 दिसंबर 1965 को। 65 का युद्ध पाकिस्तान के साथ आपको पता ही होगा। तो तब बनी थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और 2.5 लाख जवान है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। जीवन पर्यंत कर्तव्य, तब तक कर्तव्य निभाएंगे जब तक मृत्यु ना हो जाए, ड्यूटी अनटू डेथ। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती है। इसका जो चीफ होता है वो कौन होता है? आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। जितनी भी हमारी ये पैरामिलिट्री फोर्स है सबका चीफ कोई आईपीएस होता है। ठीक है, फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी सबसे ज्यादा नंबर इसी का है। ठीक है, 3 लाख जवान है सीआरपीएफ में। तो सीआरपीएफ का मेन काम है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी मदद करना लॉ एंड ऑर्डर में, और काउंटर इंसर्जेंसी में हेल्प करना। ठीक है, इंसर्जेंसी मतलब जैसे नक्सलवाद है या हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह है वहां पे इंसर्जेंसी है, रिबेल है, रिबेलियन होती है, रेवोल्यूशनरी है वहां पे, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये भी एक तरह की पुलिस फोर्स ही है। तो ये 27 जुलाई 1939 को इट केम इनटू बीइंग। तब इसे बोलते थे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, लेकिन बाद में फिर इसको सीआरपीएफ बोलने लगे। और फाइनली फिर जो है सीआरपीएफ एक्ट के अंडर ये बन गई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 28 दिसंबर 1949 को। लेकिन बन क्योंकि गई थी 27 जुलाई को, तो सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस कब मनाएगी? 27 जुलाई को। तो सीआरपीएफ जो है ये किस किस तरह के काम करती है? ये बेसिकली भारत के जनरल इलेक्शन, आप जानते हैं जब भारत में आम चुनाव होते हैं तो काफी हिंसा के चांस रहते हैं, तो उसमें भी सीआरपीएफ तैनात रहती है फिर। ठीक है, इनफैक्ट हमारा 1999 का जो चुनाव हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें पूरे भारत में सीआरपीएफ तैनात रही थी। जम्मू कश्मीर के चुनाव होते हैं या मतलब कोई भी ऐसे चुनाव जहां पे हमें लगता है हिंसा हो सकती है, तो वहां सीआरपीएफ को हम तैनात कर देते हैं। नक्सलाइट ऑपरेशंस वगैरह में भी हम इन्हें तैनात करते हैं। जो भी काउंटर इंसर्जेंसी होती है उसमें सीआरपीएफ तैनात रहती है। सीआरपीएफ का ध्येय वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा, यानी सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा। फिर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। नाम से पता चल रहा है उद्योग, यानी हमारी जो महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न, नवरत्न, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी रक्षा करती है। ठीक है, तो सीआईएसएफ बनी थी 10 मार्च 1969 को, 1969, और लगभग 1.8 लाख जवान है सीआईएसएफ में। हमारे एयरपोर्ट पर भी जो सिक्योरिटी देती है, हमारी सरकारी बिल्डिंग्स को सिक्योरिटी देती है, दिल्ली मेट्रो को सिक्योरिटी देती है। सरकारी बिल्डिंग से मतलब है जैसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है या ये सब है जो सेंसिटिव जो बिल्डिंग्स हैं, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी देना, ये सब देती है दिल्ली मेट्रो वगैरह में सीआईएसएफ। और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन आती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 300 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं भारत में बड़ी बड़ी, जिनको वो देती है, जैसे आयरन स्टील प्लांट वगैरह हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हैं, या भेल, ओएनजीसी, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह, या जो हमारी और सरकारी दूसरी कंपनियां हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी। तो और कहां पे ये सिक्योरिटी देती है सीआईएसएफ? हमारे जो एटॉमिक पावर प्लांट हैं, कलपक्कन, कुंडनकुलम, कायगा, काकड़ापार, रावत भाटा, जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह हैं,
हमारे स्पेस इंस्टॉलेशन है, इसरो है, डीआरडीओ वगैरह की लेबोरेटरीज हैं, माइंस हैं, हमारी खदानें हैं, ऑयल फील्ड हैं, तेल के कुएं वगैरह हैं, रिफाइनरी हैं, हमारी बहुत सारी रिफाइनरी हैं, और हमारे बंदरगाह हैं, हैवी इंजीनियरिंग स्टील प्लांट वगैरह हैं, फर्टिलाइजर यूनिट है, एयरपोर्ट है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह हैं। ठीक है, तो इन सब में सीआईएसएफ काम आती है। तो सीआईएसएफ का ध्येय वाक्य क्या है, मोटो क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण व सुरक्षा। अब बात करते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसमें 1 लाख जवान है लगभग, और ये हमारा तिब्बत और चाइना बॉर्डर जो है उसकी रक्षा करती है, चाइना तिब्बत वाला जो बॉर्डर है हमारा। और ये 24 अक्टूबर 1962 को बनी थी, जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था, उसी के दौरान ये बनी थी। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का ध्येय वाक्य क्या है, यहां पे आप पढ़ भी सकते हैं, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, यानी अंग्रेजी में वैलर, स्टेडफास्टनेस एंड कमिटमेंट। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। और इसका भी चीफ होता है, आईपीएस रैंक का ऑफिसर होता है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, ये हमारे 2 बॉर्डर पे रक्षा करता है, एक नेपाल और एक भूटान। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, और नेपाल और भूटान बॉर्डर पे रक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन आती है। 1 लाख जवान है इसमें, और 20 दिसंबर को ये बनी थी 1963 को। इसका ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व, यानी सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन आती है। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं, ब्लैक कैट, काली बिल्ली, ब्लैक कैट्स। तो ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है, जो अगेन होम अफेयर्स के अधीन आती है। ये 22 सितंबर 1986 को बनी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, गोल्डन टेंपल अटैक और ये सब जब हुआ था 1984 में, उसके बाद फिर ये बनी थी 22 सितंबर 1986 को। इंदिरा गांधी जब असैसिनेट हो गई थी, तो हमें जरूरत महसूस हुई कि हमें टेररिस्ट एक्टिविटी को कॉम्बैट करने के लिए एक स्पेशल फोर्स चाहिए, और जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है उसको मेंटेन करने के लिए एक हमें स्पेशल कमांडो फोर्स चाहिए, तो वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 15,000 जवान है इसमें। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ध्येय वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट सिक्योरिटी। अब बात करते हैं असम राइफल। असम राइफल हमसे सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, 1835 में बनी थी। ठीक है, और तब इसको बनाया था अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि जो टी एस्टेट वगैरह थे असम में, उनको ट्राइबल लोग आके उन पे रेड कर देते थे। तो ट्राइबल वगैरह के जो लोग हैं उनसे बचाने के लिए टी एस्टेट्स को असम राइफल अंग्रेजों ने बनाई थी उस समय 1835 में। तो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है ये, या सबसे पुरानी सीएपीएफ है, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये। और ये हमारी इंडो म्यांमार बॉर्डर पे रक्षा करती है। ठीक है, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे रक्षा करती है असम राइफल, और इसमें 65,000 जवान है। असम राइफल का मोटो क्या है, कर्तव्यम सर्वोत्तम। कर्तव्य ही सर्वोत्तम है, कर्तव्यम सर्वोत्तम। और ये अपने आप को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के प्रहरी, यानी सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो इंडियन डिफेंस फोर्सेस का। आई होप आपने काफी सीखा होगा। अगर आप सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से ही आपका समझ लीजिए 20 से 25% पेपर तो आपका इसी से हो जाएगा। और अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और आपको एक खुद से भी सेटिस्फेक्शन होगी कि आपको पता है कि क्या हो रहा है। अब आपको यह भी पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कितने अंग होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, आपको यह सब भी पता है, सीआरपीएफ वगैरह अलग कैसे हैं हमारी आर्मी से, नेवी से, और एनसीसी जो है वो क्या है, वो किसके अधीन आती है, एनसीसी किसके अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी में क्या फर्क है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे इस वीडियो देख के। तो यही पर्पज है स्टैटिक जीके का, ना सिर्फ आपको एग्जाम के लिए तैयार करना, बल्कि जीवन के लिए भी तैयार करना। तो मिलते हैं आपको फिर स्टडी आईक्यू के बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।